हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में लिन ताओ हॉस्पिटल में एक सैड मूवी देख रहा होता है। दूसरी तरफ एनसी अपने डैड से कहती है कि आप टेबल पर बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो डैड कहते हैं कि मैं उसको गंदा नहीं करना चाहता। एनसी कहती है लेकिन वो टेबल खाना खाने के लिए ही तो है। डैड कहते हैं कि अगर वो गंदा हो गया तो उसको साफ करना इतना आसान नहीं होगा। ये टेबल मेरे सन इन लॉ ने बनाया है तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। डैड एनसी से लिन ताओ के बारे में पूछते हैं तो एनसी कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। साथ ही लिन ताओ का मैसेज आ जाता है कि मैं घर वापस आ गया हूँ, काफी थक गया हूँ तो अभी मैं सोने लगा हूँ, हम कल बात करेंगे। एनसी कहती है कि क्या ये इतना थक गया है कि एक कॉल नहीं कर सकता। अब लिन ताओ ऐसे ही सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा होता है। जैसे ही ये दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है तो फौरन से लेट जाता है। एनसी इससे मिलने के लिए आती है। एनसी लिन ताओ को जगाती है तो ये उठ जाता है। अब एनसी लिन ताओ को जब हक करती है तो कहने लगती है कि तुम्हारे कपड़ों से हॉस्पिटल के डिसइंफेक्टिंग स्प्रे जैसी स्मेल आ रही है। लिन ताओ सुनकर घबरा जाता है, कहता है कि फिर मुझे जाकर शॉवर ले लेना चाहिए। ये कहकर लिन ताओ वॉशरूम में आ जाता है। लिन ताओ को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब ये आगे क्या करने वाला है। आज लिन ताओ मिस्टर वे को पेनग्यू प्रोजेक्ट की बुक देता है। मिस्टर वे लिन ताओ को क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए कह रहे होते हैं तो लिन ताओ मिस्टर वे से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि बताओ। लिन ताओ कहता है कि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में डिजाइनर न रह सकूं। ये बात सुनकर मिस्टर वे बहुत हैरान होते हैं और इसकी वजह पूछते हैं। लिन ताओ कहता है कि मैं अपने राइट हैंड से शायद मजीद ड्रॉ ना कर पाऊं। एनसी ने आज अपने रेस्टोरेंट में एक स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब पर रख लिया होता है। मिस्टर वे कहते हैं कि क्या ये कंफर्म हो गया है, तो लिन ताओ कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी डायरेक्टली मेरी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ टेस्ट के रिजल्ट आना बाकी हैं। मिस्टर वे कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हें ट्यूमर भी हो सकता है। लिन ताओ कहते हैं कि क्या कभी कोई ये बात सोच सकता है कि वो ये उम्मीद करेगा कि उसको ट्यूमर हो, लेकिन अभी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे ट्यूमर या कैंसर हो, क्योंकि इन बीमारियों में शायद मेरे पास उम्मीद बाकी रहे। मिस्टर वे कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा राइट हाथ ही काम नहीं कर रहा, तुम अभी भी मूव कर सकते हो, और अगर कुछ भी काम ना किया तो तुम्हारे पास लेफ्ट हाथ है। मिस्टर वे कहते हैं कि फ्यूचर में हमारी टीम को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, अगर तुम ड्रॉ नहीं भी कर पाओगे तो तुम दूसरे काम कर सकते हो। तुम क्या बनना चाहते हो? लिन ताओ कहता है कि आपका असिस्टेंट, और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मेरे पास अभी भी मेरा लेफ्ट हाथ है। मिस्टर वे कहते हैं कि मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की जरूरत है, अब से तुम मेरे असिस्टेंट के तौर पर ही काम करोगे। ये सुनकर लिन ताओ अपने लीडर को थैंक्स बोलता है। मिस्टर वे कहते हैं कि अब हमें जल्दी से मीटिंग के लिए जाना चाहिए। लिन ताओ कहता है कि ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, तो आप भी प्लीज मेरे लिए इसको राजी रखिएगा। अब दोंग्योन एनजी से केक लेने के लिए आता है और उसको बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक एग्जीबिशन के लिए जा रहा हूँ। एनसी कहती कि लिन ताओ ये एग्जीबिशन कब अटेंड कर पाएगा। दोंग्योन कहता है कि लिन ताओ इस बार इस एग्जीबिशन को अटेंड करने वाला था, लेकिन उसके लीडर ने उसको जाने नहीं दिया, और ना ही इस दफा लिन ताओ को एज अ डिजाइनर प्रमोट किया गया है। ये बातें सुनकर एनसी को बहुत बुरा लगता है। दोंग्योन कहते हैं कि मैंने ये बात मिस चियान होंग के ऑफिस में सुनी थी, मुझे नहीं मालूम कि लिन ताओ को इसके बारे में पता है या नहीं। लिन ताओ घर पर बैठकर एएलएस डिजीज के बारे में ही पढ़ा होता है। जैसे ही एनसी घर पर आती है तो लिन ताओ इसको बंद कर देता है। एनसी लिन ताओ के पास आकर कहती है कि क्या काम पर कुछ हुआ है। लिन ताओ कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। एनसी कहती है कि फिर तुम्हारे लीडर तुम्हें यंग डिजाइनर्स एग्जीबिशन पर जाने क्यों नहीं दे रहे। लिन ताओ हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। एनसी कहती है कि आज कैफे पर दोंग्योन आया था, उसी ने मुझे इस बारे में बताया है। एनसी कहने लगती है कि तुम्हें डिजाइनर की पोजीशन के लिए प्रमोट क्यों नहीं किया गया। लिन ताओ कहते हैं कि क्या तुम दूसरों के प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर करना बंद कर सकती हो, वो तो ये भी नहीं जानते आखिर हुआ क्या है। एनसी कहती है कि क्या मैं दूसरे लोग हूँ, तुम मुझे किसी भी बात के बारे में क्यों नहीं बता रहे। लिन ताओ कहता है कि ये मेरे काम के मामलात हैं, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी बॉस तो नहीं हो जिसको मैं अपने काम की सारी रिपोर्ट दूं। एनसी कहती है कि क्या आप मुझे इतनी सी भी इजाजत नहीं है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में तुमसे कुछ पूछ सकूं। लिन ताओ कहता है कि तुम मेरे काम के बारे में क्या सुनना चाहती हो। एनसी लिन ताओ से कहती है कि तुम्हारा लीडर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा डिजाइन सबको इतना पसंद आया है, लेकिन तुम्हारे लीडर नहीं चाहते कि तुम्हें दूसरों की अप्रिसिएशन मिले, वरना वो तुम्हें डिजाइनर के लिए प्रमोट क्यों नहीं करते। तुम अभी तक पहले की तरह छोटे मोटे काम कर रहे हो। लिन ताओ को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि मैं डिजाइनर नहीं बनना चाहता, इस चीज का मेरे लीडर से कोई भी ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं ये एग्जीबिशन अटेंड करना चाहता हूँ। एनसी कहते लेकिन क्यों। लिन ताओ कहते कि क्या मेरा डिजाइनर बनना जरूरी है, क्या मैं डिजाइनर बने बगैर काम नहीं कर सकता। एनसी कहती कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम बचपन से एक डिजाइनर बनना चाहते हो, तुमने जीजिया भी तो डिजाइनर बनने के लिए ज्वाइन की थी, लेकिन अब तुम अचानक से मुझसे ये बात कह रहे हो कि तुम डिजाइनर नहीं बनना चाहते। लिन ताओ कहते कि क्या हम इस बात पर बहस करना बंद कर
सकते हैं। एनसी कहती कि मैं भी यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आई, मुझे बस फिक्र है कि तुम्हें ऑफिस में बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। लिंदाओ कहता है कि मेरे अपने प्लान्स हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मुझे डिक्टेट करने की कोशिश क्यों कर रही हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं? मैं सारा दिन काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे खाना खाने तक का समय नहीं मिलता। ये गुस्से में इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें एनजी से कहता है, जिनको सुनकर एनजी को बहुत दुख होता है और ये यहाँ से चली जाती है। एनजी के यहाँ से जाने के बाद लिंदाओ को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अगले दिन एनजी बहुत उदास बैठी होती है और ये लिंदाओ के मैसेज का इंतजार कर रही होती है, लेकिन लिंदाओ उसको कोई मैसेज नहीं करता। घर पर बैठकर लिंदाओ लेफ्ट हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि इतने में दरवाजा नॉक होता है तो लिंदाओ इस डायरी को टेबल के नीचे रख देता है। घर पर चेन आया होता है। चेन लिंदाओ के पास आकर अपने मन की भड़ास निकाल रहा होता है कि मैं हीशन के साथ रहकर तंग आ गया हूँ। चेन कहते हैं कि आज रात में तुम्हारे साथ ही रहूंगा, एनजी तो यहाँ पर नहीं आएगी ना? तो लिंदाओ कहते हैं कि नहीं। चेन कहते हैं कि तुम लोगों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। लिंदाओ कहते हैं कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। चेन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बिजी हो, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। ये लिंदाओ से पूछता है कि क्या तुम कहीं चीट तो नहीं कर रहे एनजी को? तो लिंदाओ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो चेन कहता है कि फिर तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस तरह से ही चुप बैठे रहोगे तो ना जाने एनसी खुद से क्या क्या सोचती रहेगी। ऐसा ना हो कि कहीं तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। तो लिंदाओ को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। ये कहकर लिंदाओ वॉशरूम में आ जाता है। चेन की नजर लिंदाओ की प्रैक्टिस डायरी पर पड़ती है। चेन कहता है कि इसको देखकर तो लग रहा है जैसे लिंदाओ ने इसको अपने पाँव से लिखा है। लिंदाओ अपने आप से कह रहा होता है कि एनसी की तो कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा कसूर है। अगली सुबह लिंदाओ एनजी से मिलने के लिए कैफे आता है। एनजी लिंदाओ को इग्नोर कर रही होती है तो लिंदाओ कहता है कि मैं कुछ ऐसा ऑर्डर करना चाहता हूँ जिससे मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा ना हो। एनजी कहती है कि तुम्हें इस बारे में खुद ही सोचना होगा, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लिंदाओ कहते हैं कि इसलिए मैं खुद खरीद कर ले आया हूँ। ये एनजी को लॉलीपॉप दे रहा होता है, लेकिन एनजी इसको देखकर भी नहीं मानती। अब लिंदाओ अपने बैग से बहुत सारे लॉलीपॉप्स निकालता है। एनजी इतने सारे लॉलीपॉप्स देखकर हैरान हो रही होती है। एनजी कहती है कि जब दूसरे लोगों की गर्लफ्रेंड्स नाराज होती हैं तो उनके बॉयफ्रेंड्स उनको मनाने के लिए लिपस्टिक्स गिफ्ट करते हैं और तुम मुझे लॉलीपॉप्स दे रहे हो, क्या तुम्हें फाइनेंशियल मसला है? तो लिंदाओ कहता है कि नहीं, बात यह है कि मेरा सैलरी कार्ड मेरी गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए मैं उससे मांग नहीं सकता था। एनजी कहती है कि तुम वापस ले लो। तो लिंदाओ कहता है कि गर्लफ्रेंड को जो चीज दी जाती है उसको कभी भी वापस नहीं लिया जाता, और जो प्यार गर्लफ्रेंड को दिया जा चुका होता है आप चाहने पर भी उसको वापस नहीं ले सकते। एनजी हंसते हुए कहती है कि तुमने इतनी चीजी लाइन कहाँ से सीखी है? तो लिंदाओ भी हंसते हुए कहता है कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी। एनजी कहती है कि क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? लिंदाओ कहता है कि हाँ, बहुत अच्छे से। एनजी कहती है कि तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे? तो लिंदाओ कहता है कि मैं अपनी गलती मान सकता हूँ, लेकिन इस तरह का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनसी कहती कि मैं भी जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैफे से वापस जाते हुए लिंदाओ एनसी से कहता है कि इस वीकेंड में सोच रहा हूँ कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाऊँ। एनसी कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो लिंदाओ कहता है कि कैफे पर इतना काम है, क्या तुम मेरे साथ आने के बाद सब कुछ मैनेज कर लोगी यहाँ पर? एनसी कहती कि इसी वजह से मैं एक और एम्प्लॉय को हायर करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है। तो लिंदाओ कहता है कि जल्दी किस बात के, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाएगा। लिंदाओ कहने लगता है कि मेरे पास जो भी फ्री टाइम है मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ग्रैंडपा के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। मॉम डैड उनके पास ही है, लेकिन वो लोग इतने बिजी होते हैं कि ग्रैंडपा को टाइम नहीं दे पाते। तो एनसी लिंदाओ से कहती है कि तुम ग्रैंडपा को यहाँ पर ले आओ ताकि ग्रैंडपा हमारे साथ रह सके। लिंदाओ कहता है कि इस वीक जाकर मैं ग्रैंडपा से इस बारे में बात करूंगा। अब लिंदाओ अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ एनसी नहीं आई? लिंदाओ कहता है कि एनसी शॉप पर बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम दोनों इस दफा साथ में आओगे। लिंदाओ कहते हैं कि फिर आप झूठ बोल रहे थे कि आप मुझे मिस कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, लेकिन मैं एनसी को भी मिस कर रहा था। जब तुम दोनों मेरे पास होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिंदाओ कहता है कि एनसी ने कहा है कि आप कुछ दिन हमारे पास आकर रहें। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पौधों को पानी कौन देगा यहाँ पर? लिंदाओ कहता है कि मॉम या ये काम ये कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा एक गेट बॉल मैच है। लिंदाओ कहते हैं कि आप अपने मैच के बाद मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक करने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद लिंदाओ अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। ये अपने डैड को बताता है कि जो टेबल मैंने डिजाइन किया है उसकी सेल काफी अच्छी रही है, लेकिन लिंदाओ के डैड अपने काम में ही बिजी दिखाई दे रहे होते। अब लिंदाओ ये से मिलने के लिए आ जाता है। ये कहता है कि क्या तुम अकेले वापस आए हो? लिंदाओ कहता है कि मुझे देखकर सब सिर्फ एनजी के बारे में पूछ रहे हैं। ये कहता है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? लिंदाओ कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। लिंदाओ ये से कहता है कि तुम म्यूजिक पढ़ो, क्या तुमने म्यूजिक एकेडमी में जो टेस्ट दिया था वो पास कर लिया है? ये कहता है कि अगर मैंने पास कर भी लिया तो उसका क्या फायदा है? लिंदाओ कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। लिंदाओ ये से कहता है कि वक्त आने पर तुम म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन लेना, जब तुम्हारा एडमिशन लेटर आ जाएगा तो पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे।
ये कहता है कि ये सब कुछ कहना आसान है, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे म्यूजिक पढ़ने देंगे? जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तो मेरा एडमिशन लेटर फाड़ देंगे और मुझे 1 साल रिपीट करने के लिए कहेंगे, और ना ही वो मेरी म्यूजिक एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे। लिनताओ कहता है कि ये काम मैं करूंगा, मैंने पैसे सेव किए हैं, मैं तुम्हारी ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करूंगा। ये कहता है कि उसके बाद हम अपने पेरेंट्स से बात करना छोड़ देंगे जैसा कि तुमने किया था। ये कहता है कि मैं मॉम को रोते हुए और डैड को उससे मैं फिर से नहीं देख सकता, इसीलिए अब मैं अपना माइंड चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉम को रोता हुआ नहीं देखना चाहता। लिनताओ कहता है कि पेरेंट्स को मैं मनाऊंगा, तुम अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं मॉम को रोने नहीं दूंगा। लिनताओ मिस्टर वे से लीव लेने के लिए आता है। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम्हें लीव क्यों चाहिए? तो लिनताओ कहता है कि मैं टेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस्टर वे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लिनताओ कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। लिनताओ हॉस्पिटल आ जाता है तो डॉक्टर जाओ इसको बताते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हें ALS ही है। लिनताओ कहते हैं कि इस बार मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा, इसके बाद क्या होगा? डॉक्टर साहब कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारी पूरी बॉडी की मूवमेंट को अफेक्ट करेगी, यहाँ तक कि तुम्हें बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। ये बात लिनताओ के लिए बहुत शॉकिंग होती है। लिनताओ कहता है कि ना मैं बोल पाऊंगा ना सही से खा पाऊंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये सब कुछ एकदम नहीं हो जाएगा। लिनताओ कहता है कि एंड में क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा? डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ। लिनताओ कहता है कि मेरे पास कितना टाइम रह गया है? डॉक्टर साहब इसको हाथ के इशारे से बताते हैं कि अगर एक आम जिंदगी इतनी लंबी होती है तो इस डिसीज के बाद यही जिंदगी बहुत थोड़ी रह जाती है। लिनताओ कहता है कि क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जो कि इस बीमारी के प्रोसेस को डिले करती है। लिनताओ कहता है कि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आता कि मेरा हाथ ऐसा हो गया है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोकर उठूंगा तो मैं अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पाऊंगा। लिनताओ डॉक्टर साहब से पूछता है कि क्या ये मिस डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि मेरी हेल्थ हमेशा ही बहुत अच्छी रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें अपनी फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए, तुम इसका सामना अकेले नहीं कर सकते। लिनताओ बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम्हें जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। लिनताओ ये सब सुनकर रोने ही वाला होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।